एनसीईआरटी का पहला पन्ना, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है आज तक? ईमानदारी से बताओ। ये रहा हिंदी में और ये रहा इंग्लिश में, ठीक है, दोनों बुक्स में ये दिया हुआ है। मुझे बताओ कि ये कितने लोगों ने आज तक, पहला पन्ना होता है ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये पहला पन्ना है ये, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कितने लोगों ने आज तक इसको पढ़ा है ध्यान से। तो मैं इसको हटा दूं तो मुझे इसके पॉइंट्स बता दो, क्या क्या इसके अंदर लिखा। इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है, जिसको आप स्किप कर जाते हो सीधे बोलो अरे चलो आज हम जो है पृथ्वी के अंतरतम की संरचना पढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर जो लिखा है वही प्रीफेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के बताता हूं। यही सब कुछ, ये चेहरा है तुम्हारा, ये बताता है कि माइंडसेट क्या है। अब जरा मेरे की इस बात को ध्यान से समझना। ये कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इंग्लिश में बता दूंगा, जो हमारा नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क है 2005 के हिसाब से इसको डेवलप किया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी। कहता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। और मैं तुम्हें सारा यूपीएससी का मैंने बता दिया, यूपीएससी एक कॉमन डोमेन लेगा और कॉमन डोमेन उसके लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी जो है वो कॉमन डोमेन हो गया, सभी के लिए बराबर हो गया, चाहे आप किसी भी राज्य में हो, चाहे आप किसी भी तरह के बोर्ड को एग्जाम को फॉलो करते हो, एक कॉमन ट्रेट में वो आपको एग्जाम ले सकता है। अब एग्जाम में वो पूछेगा क्या, ये समझ लो। एनसीईआरटी सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। The National Curriculum Framework NCF 2005 recommends that the children's life at a school must be linked to their life outside the school. What is the meaning of this? पढ़ा तो होगा, समझो। कहता है कि जो बच्चों का स्कूल यानी कि जो आपको एकेडमिक्स दी जा रही है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, दैट इज नोन एज अप्लाइड पार्ट। यहीं से तुम्हें यूपीएससी के पेपर पूछने का पैटर्न आज मैं क्लियर कर दूंगा। यूपीएससी का एग्जामिनर इसी डाटा से कैसा क्वेश्चन बनाता है उसका माइंड आज रीड कर लोगे। वो कहता है कि जो है वो नॉलेज जो कैसी होनी चाहिए, वो अप्लाइड नॉलेज यानी प्रयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। ये वीडियो सभी लोग ध्यान से सीखे समझे। यूपीएससी को जो आप कहते हो ना बहुत ही अजीबोगरीब है, तोड़ ले जाओगे, एग्जामिनर का माइंड पकड़ लोगे। वो कह रहा है कि पढ़ तो लेते, किताब थी, पढ़ा नहीं तुमने आज तक। आज जितने लोग ये देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, जम के शेयर करना कि देख भाई किताब थी, हमने इसका मतलब नहीं समझा था, हमसे गलती हो रही थी, हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा। कहता है अप्लाइड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अप्लाइड का मतलब होता है व्यवहार में लेकर आना। इसका क्या मतलब होता है? व्यवहार में लेकर आना। जितने भी बच्चे मुझे मेरे ईडब्ल्यूएस बैच के या कॉन्सेप्टर बैच के, एनसीईआरटी बैच के मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं उनकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाता हूं। उसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे मेरा एक अध्ययन है। आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल, जब मुझे जो है सन स्पॉट्स पढ़ाना तो मैंने पिंपल्स पढ़ाए थे कि पिंपल्स का कॉन्सेप्ट और सन स्पॉट के कॉन्सेप्ट में क्या क्लैरिटी होती है। तुरंत मैंने कारगिल वॉर में होने वाली घटना के साथ उसी साइंस को जोड़ दिया ताकि आप कभी भी ना भूलें उसको। उसका सबसे बड़ा मतलब होता है कि हमारे व्यवहार, हमारी लाइफ में ये कैसे आता है। दैट मींस इफ आई नो एनीथिंग, आई नो द कॉन्सेप्ट, अगर मुझे किसी अवधारणा के बारे में पता है तो मैं उसको जीवन के हर हिस्से में प्रयोग करने की क्षमता रखता हूं। यही बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिटी होती है। आई नो आई कैन यूज इट, ठीक है, आई कैन यूज इट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ही कहता है कि व्यवहार में लेकर आना। अब कहता है कि हमने ये जो फ्रेमवर्क चेंज किया, ध्यान से देखो इसको। कहता है यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि अप्लाइड नॉलेज चाहिए। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो अप्लाइड पूछूंगा। यूपीएससी वाला कहता है मुझे इसके लाइफ में इसके प्रयोग चाहिए और मैं आपको 10 एग्जाम्पल से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से प्रूव करूंगा आपको। कहता है यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब रट्टाफाई, बैठ के रटते रहो। कहता है किताबी ज्ञान की उस विरासत के बिल्कुल विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल और घर? कि एग्जाम में रट के चले आए, जीवन में उसका कोई प्रयोग नहीं है। घर इज व्हाट अबाउट लाइफ। जैसे तुम पढ़कर आए पानी को बचाना चाहिए, रट लिया पानी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। घर में आपके पानी बह रहा है, टोटी जो टपक रही है नल, और आप उसको अपनी लाइफ में यूज ही नहीं कर पा रहे हो। मम्मी ने गैस जला के छोड़ दिया, गैस जली हुई है, घर में पंखा, और हमें बताया गया है कि हम पढ़ रहे हैं उसमें कि ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। ऊर्जा राष्ट्र के संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। तो ये कहता है कि आप अपने जीवन में उसको प्रयोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यही आपके एजुकेशन का मेथड है। आपको क्यों पढ़ाया लिखाया जा रहा है? एजुकेशन और लिटरेसी में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। शिक्षा और साक्षरता के बीच का अंतर यही होता है। जो साक्षर है वो शिक्षित है, ये जरूरी थोड़े ना है भाई मेरे। मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं बिजली बर्बाद कर रहा हूं, सब कुछ अपना बर्बाद कर रहा हूं। जो शिक्षित होता है वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को तय करता है। यह बात आप समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है। कहता है कि अंतराल बनाए नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर आधारित। अब नई राष्ट्रीय ये है सबसे इंपॉर्टेंट।
यानी इस समय सरकार किसको सपोर्ट कर रही है? इस लाइन को सपोर्ट कर रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू जो स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन का, दिस इज द थिंग। अब यहीं पर नई और पुरानी एनसीईआरटी का मैं अंतर आपको क्लियर कर दूंगा। आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। कहता है कि यानी कि जो नया फ्रेमवर्क है, न्यू फ्रेमवर्क, ये हमारा न्यू फ्रेमवर्क है, ये कहता है कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, अप्लाइड नॉलेज को, ट्रेड्स को आगे ले जाने का प्रयास ही इस एनसीईआरटी, क्या कहता है, इस एनसीईआरटी का मेन जो है वो पर्पस है। आज तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है? अब ये वाली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मन करे लिख लेना। कहता है इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही समझ लो, सारा काम खत्म हो गया। यूपीएससी का जो रहस्य पकड़ लिया। खुद एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा नीति कहती है, और यही शिक्षा नीति का पालन कौन करेगा? यूपीएससी भी आपकी क्या है? एक सरकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। तो यह कहता है कि जानकारी को रट लेना, मगअप कर लेना, ठीक है, जस को जय उठा के घोट लेना। कह रहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, सीधे सीधे लिखा है, इस प्रवृत्ति का, इस टेंडेंसी का हम अपोज करते हैं। वी आर अपोजिंग द मग अप द डाटाज, हम इसको अपोज करें, इस जो है टेंडेंसी को। यानी कि हम ये चाहते हैं कि डाटा मत रटो। जो पूछो ना फैक्ट क्या होता है, सर चंद्रमा कितनी दूर है, सर वो सूर्य का जो है वो कितनी जो है दूरी है, सर वो क्या है, वो कहता है वी डोंट नीड डाटा। ये यूपीएससी ने क्लियर कर दिया, वी डोंट नीड डाटा, वी नीड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ये अंतर आप समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, इसके अनुरूप हमें यहां तक ले जाने का काम करेगी। अगला कहता है कि इस प्रयत्न की सफलता भी इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के टीचर, ये हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट को हम पुश करें कि थिंक ओरिजिनल, थिंक इंटेलेक्चुअल, थिंक मल्टीडिसिप्लिनरी, जो है वो आप बहुआयामी सोचो, क्रिएटिव सोचो, और बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौर का अनुभव पर विचार करने का हमें अवसर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसको एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। और ये कहता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, अप्लाइड पार्ट होना चाहिए। और पूरा जो ये एम्फेसिस है वो बार बार नई पाठ्यक्रम चर्चा के अनुरूप है। अब हमें यह पता है कि यह हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी शिक्षा नीति है। सरकार की जो संस्थाएं हैं वो ये कहेंगी कि हम इसी के अनुरूप परीक्षा लेंगे। ये नई एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी से मैंने निकाला है, न्यू एनसीईआरटी है, ये न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप। अब सवाल मुझे आप ये बताओ कि भारत की शिक्षा नीति के अनुरूप, भारत की नई पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुरूप जो पुस्तक बनाई गई है उसमें भारत की जो ये संवैधानिक यूपीएससी जो संस्था है वो परीक्षा वहां से लेगी या नहीं लेगी? उसी के अनुरूप तो जाएगी, क्योंकि इसी में उद्देश्य बता दिया गया कि इन किताबों का बेसिक पर्पस क्या है। तो पहली बात, अगर वो ये चाहती है कि ये कॉमन डोमेन में आप पढ़ाई करें, ये किताबें आप तक उपलब्ध हैं, ठीक है, तो इन किताबों को पढ़कर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तभी वो आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को जो है वो पकड़ेगा, उसको देखेगा। उसमें एग्जाम में वो ये अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, प्रूव हो गया, ठीक है, कि मुझे हर चीज को अप्लाइड पार्ट के साथ लेकर जाना है, मुझे रटना नहीं है। सीधे सीधे मना कर देना है कि रटने की प्रवृत्ति का हम लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, सीधे सीधे इसका अपोज करते हैं। यानी मुझे रटना नहीं है, मुझे बिटवीन द लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटीएल, बिटवीन द लाइन जाकर, यानी कि रेखाओं के बीच में इसके उद्देश्य को पढ़ना है, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी को पढ़ना है और अपना इंटेलेक्चुअल विकास करना है। लेकिन अब यहीं से तय हो गया कि मुझे नई एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी एनसीईआरटी। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो एक विषय है ये कॉपीराइट का विषय है। मान लो आपने कहा कि सर पुरानी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी में आपसे क्या उम्मीद की जाती है? आप समाज में शुचिता, ईमानदारी, अपनी सेवा भावना, इन सब को लेकर चलोगे। 2 डीएम अभी आपने देखा, एक त्रिपुरा में और एक छत्तीसगढ़ में, इन्होंने किसी को थप्पड़ तक मार दिया और देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, पूरे देश में कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसका मकसद क्या है ये जरा समझो। एक विषय होता है कॉपीराइट इशू। अब जैसे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जरा ध्यान से समझना, आपसे उम्मीद की जाती है, आपको शपथ दिलाई जाती है जब आप आईपीएस बनते, आईएएस बनते, कि आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज को पूरी करेंगे। और सिर्फ ड्यूटीज नहीं पूरी करेंगे, आप इस समाज का आदर्श हैं। आज आखिर उस डीएम के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया? आप मुझे बताइए, क्यों एक्शन लिया गया? वो जाकर शादी बंद कर, बिल्कुल सही है, लेकिन उनसे कहा कि आपने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, आपने सबको जो डांटा, डंडे लगवाए, आप
एक आदर्श है इस समाज का। आप डीएम है, आप जिले के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, आपके व्यवहार को लोग देखते हैं और कॉपी करते हैं। आप हीरो हैं और विलन भी हैं, दोनों हैं। तो आप अपने व्यवहार को जब आपको पढ़ाया जाता है सत्यनिष्ठा उच्चता के साथ बना के रखिए, हाईली इंटीग्रेट करके रखिए, अपने अंदर जो है वो ईमानदारी लेकर आइए। तो कल जब 50 लोग आपके व्यवहार को देखेंगे तो हिंसा समाज में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप लीडर हैं, आप नेतृत्व करता है, आप समाज में पब्लिक सर्विस का वो चेहरा है जो सुशासन की व्यवस्था करने जा रहा है, गुड गवर्नेंस की बात करने जा रहा है। आप अंदर से क्या है ये बात अलग है, लेकिन ये आदर्श है जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। जब आप इस सेवा में जाते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये उम्मीद की जाती है। और अब सवाल यह है कि आप पुरानी एनसीईआरटी कहां से पाओगे? फोटोकॉपी कराओगे? फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार तो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से छाप रही है। सरकार लीगली कोई छापे, क्योंकि वो क्या कह रही है, उसको ये थोड़े ना पता था तुम इसको पढ़ के आईएएस बनना चाहते हो। वो तो कह रही है कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ें, और आप जो है वो उसमें हम उनको रटाना नहीं चाहते, उनकी व्यवहारिकता बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इसमें ढेर सारे आगे चलकर देखा होगा कार्टून दिए गए हैं, फोटोज दी गई हैं, ठीक है, कलरफुल बनाया गया है। आपने देखा इसमें रंगीन किया गया, इसमें सोचने वाले प्रश्न डाले गए हैं कि यू हैव टू थिंक, कि उसमें आप सोच के देखो। अब आप पुरानी एनसीईआरटी कहां से प्राप्त करोगे? आप फोटोकॉपी कराओगे। क्या फोटोकॉपी कराना लीगल है? अगर आप कॉपीराइट एक्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हो, क्या कॉपीराइट कराना लीगल है? हां ना में जवाब दो। क्या कॉपीराइट कराना लीगल है? नहीं ना? ठीक है, इसके पीछे आपकी कार्रवाई हो सकती है, आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। सो यहां पर इसका मतलब है आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां आपसे ईमानदारी, जहां आपसे व्यवहार की उच्चता, आपसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की आपसे जो है वो उम्मीद की जाती है, और आप अपनी तैयारी को एक इलीगल बेस से शायद शुरुआत कर रहे हो। आप करते हो, इस आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉपीराइट कराना लीगल नहीं है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें आप उसकी रॉयल्टी का नाम, उसका बेस का नाम, वो कहता है कि आप ओरिजिनल लो, क्योंकि सरकार इसके पीछे अपने रेवेन्यू को भी जनरेट करती है। सो यहां आपको ये बारीकियां समझनी पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगाओ, क्या जो यूपीएससी के प्रश्न हैं, क्या यूपीएससी के जो प्रश्न हैं वो किसी भी हालत में, यूपीएससी के जो प्रश्न है वो किसी भी हालत में एक इलीगल सोर्स से आ सकते हैं, जो कि वो पब्लिक डोमेन में डाल रहा है, जो आपके बीच में कॉमन ट्रेड्स के अंदर ला रहा है, क्या वो किसी इलीगल सोर्स को से बेस बनाते हुए वो आपकी बौद्धिकता की जांच कर सकता है? लॉजिकली तुम खुद सोच के देखो, जो भारत की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, जो देश के टॉप मोस्ट ब्रेन को इकट्ठा करती है, ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करती है, उनकी परीक्षा लेती है, क्या वो किसी इलीगल सोर्स से, यानी कि जो अभी मार्केट में नहीं है, जो चलन में नहीं है, भारतीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुरूप नहीं है, क्या वहां से वो सोर्स ले सकती है? आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और आपको लगता होगा अरे क्या दिक्कत है, तो जो लोग ये क्या दिक्कत है जब हम कहते हैं अरे वो फलनवा आईएएस बहुत भ्रष्टाचारी था, ये हमारे ही समाज से निकल कर गया है, जिसने मनरेगा का पैसा उन गरीबों की जगह अपनी जेब में डालना पसंद किया, एनएचआरएम का पैसा डालना, या जो है वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जेब में डालना, वो कोई और नहीं था, हमारे आपके बीच से निकला हुआ वही एक लड़का था जिसको सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता था। तो उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा, उनकी कोई परवाह भी नहीं करता वो। मुझे तो ऐसे जुनूनी लोग चाहिए जिनके अंदर ये हो कि मुझे अपने देश की तकदीर को बदलना है। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता होगा, अरे सर बड़ा आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग हमेशा हमारे बीच मौजूद रहे हैं, मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि देश की गति किन लोगों के साथ चल रही है। जब बुरे लोग डोमिनेंट होते हैं तो हम क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन मांग रहे होते हैं, हम घर मांग रहे होते हैं, हम पैसा मांग रहे होते हैं। और जब यही हिंदुस्तान अपने इन्हीं लोगों के साथ तैयार खड़ा हो जाता है तो हम पूरी दुनिया को निर्यात कर रहे होते हैं। तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें भिखारी बनना है, हमें राजा बनना है, ये कोई सरकारें तय नहीं करेंगी, ये हम लोग तय करेंगे, ये बात याद रखिएगा। चले अब ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटीज में जैसे कई लोग चलन में, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा अगर हिस्ट्री विस्ट्री आपके पास पुरानी उपलब्ध है, या आपके भैया चाचा ताऊ मामा फूफा जिन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी की है, तो बेसिकली आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी पुराने पे बिपिन चंद्रा, ठीक है, अर्जुन देव और श्री राम शर्मा जैसे लोग लिखा करते थे। लेकिन अब मैं इसलिए नहीं, क्योंकि इनकी बुकें प्राइवेट फॉर्म में उपलब्ध हैं। ठीक है, विपिन चंद्रा की किताब आपको, विपिन चंद्रा पहले लिखा करते थे, ठीक है, सतीश चंद्रा लिखा करते थे एनसीईआरटी पे, अर्जुन देव लिखा करते थे। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, काफी हद तक फैक्चुअल है, काफी हद तक फैक्चुअल है, तो हम हिस्ट्री के साथ क्या करेंगे, हम हिस्ट्री के साथ जो है वो हम यहां पर इसके साथ अगर पुरानी मिल जाती है तो।
लेकिन जो मैंने क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स बहुत थे और ये किताबें मार्केट में प्राइवेट प्रिंटर्स के पास अवेलेबल है। अर्जुन देव की भी किताब सभ्यता का विकास आ चुकी है, जो है डॉक्टर शर्मा की भी बुक आ चुकी है, बिपिन चंद्र आपको पता ही है कि वो जो है वो उनकी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी सतीश चंद्र वो भी जो है वो लगातार जो है वो उसके बारे में लिख रहे हैं। हेलो, कौन? चलिए, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप नहीं पढ़ें, जो क्वेश्चन का ट्रेड अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही जो है ये पूछा जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन, हम लोग करते हैं। तो इसमें नई एनसीईआरटी जो अभी आजकल आपने देखा होगा कल्चरल बेस पे, हमारे समाज के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सो जस्ट गो ऑन, इस पे हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। अब ओल्ड ज्योग्राफी पढ़े या नई ज्योग्राफी, तो मेरे ख्याल से लगता है कि दैट इज अ न्यू ज्योग्राफी इज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो नई ज्योग्राफी है वो हमारी शिक्षा नीति के अनुरूप है। शिक्षा नीति के अनुरूप होने की वजह से उसमें हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि यूपीएससी जो डोमेन में अवेलेबल है वो कॉपीराइट मटेरियल नहीं लेगा आपसे। वो ये कहता है कि इसमें चूंकि प्रश्न क्या है, इसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स पे फोकस किया गया है, ये डाटा पे नहीं। अब जैसे ओल्ड एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं, तो जब ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होगा तो आपने देखा होगा पहले महाद्वीप भूगोल बहुत आते थे, अफ्रीका, संसाधनों का महाद्वीप किताब आती थी, फिर यूरोप के बारे में आता था, फिर जो है अमेरिका के बारे में, एशिया के बारे में। तो जो पुरानी वाली ज्योग्राफी, उसमें साथ एक दिक्कत क्या है कि वो बहुत ज्यादा महाद्वीपीय भूगोल, जिसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है अभी भी कई किताबों ने उसको कॉपी करके बना दिया है, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल भूगोल पर बहुत ज्यादा फोकस था, महाद्वीपीय भूगोल पे बहुत ज्यादा फोकस था। लेकिन अभी क्या है, आपने देखा होगा जो नई अभी ट्रेंड जो आपका 2011 से जब से सीसैट आया है, जो नया ट्रेंड है वो काफी पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपको इसमें सोर्स दिखा सकता हूं, 7वीं क्लास के सोर्स से डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पुरानी वाली अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस था, कॉन्टिनेंट्स को फोकस, वहां की नदियां, पठार, ये सब। आजकल पजल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। आजकल जो है वो अप्लाइड यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के फोकस सबसे ज्यादा होने लगी है। जैसे आप 7th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वहां से प्री में। तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों में आती है, आपको पता है कॉमन किताबें हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे वाहियात और सबसे बेकार क्वेश्चन है। मानसिक दिवालियापन से बाहर निकलो और एक्चुअल चीजों पे बात करो। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी में क्या है, नई एनसीईआरटी में जो आर्गुमेंट्स हैं वो अलग तरह के हैं, क्योंकि उस पुराने समय में एनवायरमेंट एक बड़ा कंसर्न नहीं था कि कौन बात करता था आज से 25-30 साल पहले की जो है दिल्ली में जो है वो वायु प्रदूषण है या पानी की कमी है या कोई चीज चोक। आज हमारे लिए जलवायु परिवर्तन एक प्रत्यक्ष कंसर्न है, यानी भूगोल के हर डायमेंशन को हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ पढ़ सकते हैं। ये बदलाव की अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं। आज हमारे पास बहुत से रिसोर्स स्कार्स हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो जो नई एनसीईआरटी है ये इन पर आपको अपना डायमेंशन जो है वो प्रस्तुत करती है। डन है। पॉलिटी में भी यही है। अब पॉलिटी में क्या है, आप देखिए कि हमारे जैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं में, हमारे लोकतंत्र में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है 20-25 सालों में। 25-26 साल पहले अगर हम देखें, 2091 से पहले का समाज ही अलग था, समाज की जरूरतें बिल्कुल अलग थी। लोग जो है वो समाजवादी व्यवस्था में, लेकिन 1991 के बाद से उदारवाद हमने जो है वो लागू किया, हमारा समाज, हमारी पॉलिटी, हमारा जो है जीवन का हर दृश्य बदल चुका है। तो अब सवाल है कि अगर जीवन समाज का हर दृश्य बदलता चला जा रहा है, हर एस्पेक्ट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पॉलिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। आज से 30 साल पहले इलेक्शन में इतना पैसा थोड़े ना आता था, इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था, इतना जो है सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अब आप देखिए आज सोशल मीडिया, चाहे अमेरिका का चुनाव हो चाहे भारत का चुनाव हो, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब कल देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ कि जो है वो आपने देखा, हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री उसने बुला लिया ट्विटर को, फेसबुक को, कि अगर इंडिया हेड नहीं होगा तो हम तुम्हारा अकाउंट ही सस्पेंड कर रहे हैं, इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। ट्विटर को बैन किया। लेकिन आज से 30 साल पहले की किसी किताब में तुम ट्विटर, सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो फेक न्यूज, ठीक है, पोस्ट ट्रुथ जैसे शब्दों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। किस तरह से जन आकांक्षाओं को आज आपके पास अभिव्यक्ति के माध्यम है। आज से 30 साल पहले कोई यूट्यूब पे क्लास लेने के बारे में सोचता भी नहीं होगा। आज आप यहां कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने विरोध को जता सकते हो, समर्थन कर सकते हो, और ये सब क्विक हो रहा है। आप पता नहीं इस समय कहां कहां बैठे हो,
ठीक है, कहां कहां बैठे हो मुझे नहीं पता, आप देश के किस किस हिस्से में हो, और आप मुझसे जो है वो एक कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमारा समाज, हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो शासन के सभी हिस्से हैं, वो सभी लगातार बदलाव से गुजर रहे हैं। तो बदलती हुई चीज को पढ़ना है ना, पुरानी 30 साल पहले की चीजों के बारे में क्या बातें करनी है। आज हमारे संवैधानिक बदलाव कितने ज्यादा हो चुके हैं। आज से आप सोच के देखिए, 30 साल पहले राइट टू प्राइवेसी के बारे में कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज हमने, चाहे वो व्हाट्सएप की पॉलिसी हो, आज हुई है ना हमारे सामने, आज हमारे डाटा की पॉलिसी हो, डाटा जो है पब्लिक डोमेन में जा रहा है, फेसबुक का डाटा पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो हम राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं। अब कितने समय तक तुम तो है जीने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जैसे पुराने क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाते रहोगे। वो कहेगा कि चला, जो चीजें बदल रही है उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव करके लेकर आओ। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से बदलती चीजों के हिसाब से खुद को बदलाव करते हुए पढ़ाई करनी है। जवाब मिल गया आपको?